नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। संकट का अध्ययन करेंगे। पिछले कई अध्यायों में भी हमने पारिस्थितिकी संकट के बारे में जाना और उसका अध्ययन किया और ये जाना कि पारिस्थितिकी संकट कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये हमें और संपूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आज पारिस्थितिकी संकट के अंतर्गत हम वन विनाश के बारे में अध्ययन करेंगे। वन हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हम ये जानते हैं कि वास्तव में किसी भी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति को हम वन कहते हैं। तो एक तरह से वन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में होते हैं, प्राकृतिक रूप से वन उगते हैं और यह हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वन उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार होते हैं। वृक्षों की कटाई तथा अन्य कारणों से वन क्षेत्र में कमी होने को वन विनाश कहा जाता है। अब कई बार ये बात आती है कि भाई वन विनाश किसे कहते हैं? वृक्षों की कटाई या अन्य किसी कारण से जब वनों को उस क्षेत्र से समूल नष्ट कर दिया जाता है, वहां से उनको हटा दिया जाता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को वन विनाश कहा जाता है। वन विनाश पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण है। हमें जानते हैं कि वन किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण के लिए वन एक आधार तत्व के रूप में होते हैं, आधारशिला के रूप में होते हैं। जब उस क्षेत्र के वनों का विनाश हो जाएगा, जब वहां से वन हटा दिए जाएंगे, उनको खत्म कर दिया जाएगा, तो निसंदेह उस क्षेत्र के पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होगा, अर्थात उस क्षेत्र के पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी होगी। इसलिए किसी भी क्षेत्र में वन विनाश होना वहां के पर्यावरण का ह्रास होने का कारण बनता है। आदिम काल में पृथ्वी पर वनों का अत्यधिक विस्तार था। आदिम काल से तात्पर्य आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर वनों का अत्यधिक विस्तार हुआ करता था और निसंदेह उस समय विस्तार ज्यादा इसलिए हुआ करता था क्योंकि जिस तरह आज एक मानव आर्थिक मानव के रूप में बन चुका है, खास तौर से मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए व अपने आर्थिक लालच के लिए न केवल वनों का अपितु विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का निर्ममता से शोषण किया है। पर देखा जाए तो इसमें वनों का सर्वाधिक शोषण हुआ है, क्योंकि वनों को उसकी लकड़ी की आवश्यकता के लिए भी काटा और उसके साथ साथ दूसरे कार्य, निर्माण कार्यों के लिए भी उसने वनों को हटाया। चाहे कृषि भूमि की प्राप्ति हो, चाहे बड़े बांधों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कारखानों का निर्माण हो, आदि सभी, चाहे खनिज कार्य का निर्माण हो, आदि सभी कार्यों के लिए मानव ने वनों को समूल नष्ट किया है। जबकि आदिम काल के अंदर मानव इस प्रकार का आर्थिक मानव ना होकर प्रकृति का एक जीव हुआ करता था, जो कि प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर अपना निर्वहन करके अपना जीवन यापन करता था। पर आज के समय में मानव ने अपने बुद्धि व कौशल के बल पर अपने लिए एक अलग प्रकार का वातावरण बनाया है, अपने लिए सुख सुविधाजनक वातावरण बनाया है। पर इसके लिए उन्होंने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग किया। पर यह गलत नहीं है, पर एक सीमा के पश्चात यह गलत है, क्योंकि उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने लालच के अंदर प्रकृति का दोहन ना करके शोषण किया और इस प्रकार के संकट सामने आने लगे हैं। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही होती थी तथा स्थायी कृषि के साथ ही वनों की कटाई प्रारंभ हुई। अब बात होती है कि भाई वनों की कटाई कब और कैसे प्रारंभ हुई। शुरुआत में जब वनों की कटाई प्रारंभ हुई तो खास तौर से पशुचारण और स्थायी कृषि, पशुचारण के लिए, क्योंकि मानव ने जब धीरे धीरे सभ्यता का विकास किया तो उसने पशुओं को पालना प्रारंभ किया, अपने विकास के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया, मानव की कई आवश्यकताओं के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया, फिर उसने पशुओं का व्यवसाय करना प्रारंभ किया। तो पशुओं को खाने के लिए, चारा के लिए वनों की आवश्यकता करती थी। तो मानव ने प्राकृतिक रूप से वनों को जो उगते थे उस वनों को काटा, अत्यधिक पशुचारण किया। पालतू पशुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो किसी भी क्षेत्र के चारागाह के ऊपर वो अत्यधिक दबाव उत्पन्न करते हैं और वहां से वनों को समूल नष्ट कर देते हैं। दूसरा, स्थायी कृषि। जब मानव ने कृषि का स्वरूप व्यवसायिक बना लिया, जीवन निर्वाह ना करके व्यवसायिक बना लिया, अर्थात मानव कृषि के द्वारा
पैसे कमाने लग गया, उसको ज्यादा लाभ अर्जित करने लग गया, उस उद्देश्य से जब कृषि की जाने लगी तो मानव ने बहुत बड़े बड़े विशालकाय क्षेत्र के अंदर कृषि फार्मों का विकास किया और इन कृषि फार्मों के विकास के लिए भूमि प्राप्ति हेतु मानव ने धरातल पर उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति को समूल नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया को वन विनाश की प्रक्रिया कहा गया और कृषि भूमि प्राप्ति हेतु वनों की बड़ी तेजी से और निर्ममता से कटाई की गई। जनसंख्या तथा मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण धरातल पर वन क्षेत्र घटने लगा। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मानव ने विकास किया अपने बुद्धि व कौशल के बल पर, मानव के अंदर चिकित्सा सुविधाओं में भी कई प्रकार का विकास होते गया, जिससे कि मानव की जो जनसंख्या की दर थी, वृद्धि दर, वो काफी बढ़ने लगी। जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसका दबाव बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, और मैं यूं कहूं कि दोहन नहीं बल्कि शोषण किया जाने लगा। और इस शोषण के कारण जो उसका प्रभाव देखा गया, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ वनों पर सर्वाधिक देखा गया, क्योंकि वनों की आवश्यकता, चाहे वनों से लकड़ी की आवश्यकता हो, चाहे वनों को अन्य कार्यों के लिए हटाया गया हो, पर वनों पर जनसंख्या का और मानवीय आवश्यकताओं का सर्वाधिक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वन मात्र प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, अपितु जीव मंडल के आधारभूत तत्व हैं। अब आप ये देखिए, हम ये जानते हैं कि वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी अपने आप में एक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र की तरह कार्य करती है, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। अब जीव मंडल में क्या होता है, जीव मंडल में जीव रहते हैं। अब जीवों को रहने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, और वो सारे जीव अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पड़ा है कि प्रत्येक जीव अपनी ऊर्जा भोजन द्वारा प्राप्त करता है। और किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात जीव मंडल के लिए यदि ऊर्जा का कोई स्रोत है तो वो सूर्य है। अब सूर्य से जीव सीधे तो ऊर्जा ले नहीं सकते कि सूर्य की जो प्रकाश आया उससे वो डायरेक्ट ऊर्जा ले लें, ऐसा नहीं होता। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्थिरीकरण किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर मौजूद स्वयंपोषी अर्थात उत्पादक, जिसे हम वन कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं या हरे पेड़ पौधे कहते हैं, वो इस ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और भोजन के रूप में ये ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है और वहां जीवों के अंदर ये उनकी संख्या में वृद्धि करती है और संपूर्ण क्षेत्र में जीव मंडल का विकास होता है और पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। तो पृथ्वी के ऊपर यदि जीव मंडल का कोई आधारभूत तत्व है, जीव मंडल को कोई चलाने वाला तत्व है, तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है उसके प्राकृतिक वनस्पति, स्वयं पोषी जीव अर्थात उत्पादक, जो कि उसके अंदर ऊर्जा का निवेश निर्धारित करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के आधार तत्व हैं। इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश होता है और आने वाली ऊर्जा का स्थिरीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में कौन करता है, वन करते हैं अर्थात प्राकृतिक वनस्पति करती है, जिसे हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। सभी प्राणियों को इनसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अभी हम ये जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, श्वसन क्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो पहुंचाई जाती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान विमुक्त होती है। और वो कौन विमुक्त करता है, ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं, उस सौर ऊर्जा को पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर स्थिरीकृत करते हैं और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन को भी मुक्त करते हैं। और ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए एक तरह की प्राणवायु है। जितने भी सजीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन की भरपाई कौन करते हैं, उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए। जलवायु व्यवस्थित रहती है। आपको अच्छे से पता है कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र की जलवायु के निर्धारक तत्व होती है। उस क्षेत्र की जलवायु को व्यवस्थित रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास इसका गवाह है और कई प्रकार के ऐसे उदाहरण देखे गए हैं। कई क्षेत्रों से प्राकृतिक वनस्पति को समूल नष्ट करने से वहां की जलवायु में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। कई प्रकार के हरे भरे क्षेत्र आज मरुस्थलीय क्षेत्रों में बदल चुके हैं।
मृदा संरक्षण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति अपने नीचे स्थित मृदा को अपनी जड़ों द्वारा बांध कर रखती है, मजबूत रखती है, जिससे कि मृदा वहां दृढ़ और मजबूत बनी रहती है। जब कभी भी बाढ़ आती है या वर्षा काल के अंदर जल का प्रवाह होता है तो मृदा का कटाव कम होता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति द्वारा मृदा सुदृढ़ रूप से बंधी हुई होती है। साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति वायु के वेग में भी बाधा उत्पन्न करती है, और इन जहां प्राकृतिक वनस्पति मौजूद होती है वहां वायु द्वारा मृदा अपरदन भी कम देखा जाता है, क्योंकि वायु निर्बाध रूप से नहीं बह पाती। जबकि आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं पाया जाता, अर्धशुष्क क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र, वहां वायु द्वारा अपरदन का कार्य सर्वाधिक देखा जाता है। वायु ढीली पड़ी हुई मिट्टी की परत, जिसे हम मृदा के नाम से जानते हैं, उन्हें अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। भूमिगत जल में वृद्धि होती है। किसी भी क्षेत्र के अंदर हम ये जानते हैं कि वनस्पति होने के कारण उस क्षेत्र के अंदर वर्षा की मात्रा अच्छी होती है। जब वर्षा की मात्रा अच्छी होगी, अच्छी मात्रा में वर्षा होगी, तो वहां का भूमिगत जल के जो संसाधन है, जो स्रोत हैं, उनके रिचार्ज अच्छा होगा, उनके अंदर वृद्धि होगी, और साथ ही साथ वहां के वातावरण में नमी भी बनी रहेगी। अनेक जीव जंतु वनों में निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं। आज हम बात करें तो मानव ने अपने घर वनों से निकालकर बाहर नगरों में और कस्बों में बसा लिए हैं, पर अधिकांश जितने भी जंगली जीव जंतु हैं वो सब वन्य जीव प्राणी हैं। उनका आश्रय आज भी वन है, वो ही उनका घर है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो न केवल ये सभी जीव जंतुओं के लिए आवास छिन जाएगा और अंततः वो समाप्त हो जाएंगे। और कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं कि वन क्षेत्रों में कमी आने के कारण अनेक जीव जंतु की प्रजातियां आज धरती से खत्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। विविध वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये उत्पाद कई औषधीय उत्पाद भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। वास्तव में वन संपूर्ण विश्व के पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। यदि ये कहा जाए कि वन संपूर्ण विश्व के पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जलवायु को नियंत्रित करने के अंदर जो महत्वपूर्ण कारक है उसके अंदर वनों का अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न कारणों से वनों का विनाश तीव्र गति से हो रहा है। वर्तमान समय में खासतौर से हमारी आर्थिक लालच, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक विकास जिसे हम कहते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए हम विभिन्न कारणों से वनों का विनाश कर रहे हैं। पहला तो वनों का विनाश हम करते थे अपनी लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया, हमें भूमि की आवश्यकता हुई तो हमने वनों का विनाश किया। बड़े बांधों का निर्माण हुआ तो हमने वनों का विनाश किया। रेल मार्गों का निर्माण किया तो हमने वनों का विनाश किया। चौड़े सड़कों का निर्माण किया तो वृहद स्तर पर वनों का विनाश किया। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी आर्थिक कार्य हैं या हमारी आवश्यकताओं से संबंधित कार्य हैं, उनके अंदर वनों का बड़ी तीव्र गति से विनाश हो रहा है। विश्व में कुल वन क्षेत्र 1900 से 1975 के मध्य 700 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 239 करोड़ हेक्टेयर रह गया। अमेज़न और मध्य अमेरिका में वन विनाश चरम पर है। आज हम बात करें विश्व के अंदर तो अमेज़न और मध्य अमेरिका के अंदर बहुत सघन वर्षावन पाए जाते हैं, पर वहां भी आज आर्थिक विकास के कारण वनों का विनाश बड़े चरम पर है। बहुत तेजी से अंधाधुंध वहां वनों की कटाई की जा रही है। विश्व वन्य जीव कोष की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत में शीतोष्ण वनों का तेजी से क्षरण हो रहा है तथा अन्य वनों पर भी आबादी का दबाव बढ़ रहा है। वन विनाश के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि, पशुपालन, औद्योगिकरण, खनन, बड़े बांधों का निर्माण शामिल है। यदि हम बात करें कि वन विनाश के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या क्या है, तो पहला जो कारण आएगा उसमें आएगा जनसंख्या वृद्धि। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहां पर उस जनसंख्या की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो दबाव बनता है वो दबाव उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर बनता है। और हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तो वो वन है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर जीव समुदाय को चलाने के लिए, किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए वन ही आधार तत्व के रूप में होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनसंख्या का दबाव वनों पर पड़ता है और वनों से कटाव, वन विनाश प्रारंभ हो जाता है। दूसरा कारण है पशुपालन। पशुपालन में क्या होता
है जब मानव व्यवसायिक रूप से पशुओं का पालन करता है, अर्थात व्यवसाय के रूप में उनका पालन करता है, तो वो उनसे दुग्ध प्राप्ति करता है, उनसे मांस प्राप्ति करता है, उनसे ऊन प्राप्ति करता है। और ऐसी स्थिति में जब पशुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका लाभ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मानव की ये चेष्टा रहती है कि पशुपालन के दौरान पशुओं की संख्या में विस्तार होता चला जाए। जब किसी क्षेत्र विशेष में बहुत बड़ी संख्या में पशु निवास करेंगे तो उनका जो भोजन है खास तौर से वो प्राकृतिक वनस्पति, चाहे वो घास हो या पेड़ पौधे हो, वही हुआ करता है। तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर पशु उस क्षेत्र के समस्त प्राकृतिक वनस्पति को समाप्त कर देते हैं और इससे बहुत बड़े स्तर पर वन विनाश देखा जाता है। क्योंकि पशुपालन के अंदर ये होता है, जब एक क्षेत्र के वन समाप्त कर देते हैं वहां के पशु, तो वो उस क्षेत्र से पलायन करके अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरह से वन विनाश एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर बढ़ता चला जाता है और वनों को समूल खत्म होते चले जाते हैं। औद्योगिकरण, आप जानते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान कई बार तो लकड़ी की आवश्यकता के लिए वनों को काटा गया, फिर साथ ही साथ बड़े बड़े कारखानों का निर्माण के लिए, भूमि की प्राप्ति के लिए वनों को काटा गया और भूमि की प्राप्ति की गई। साथ ही साथ खनन कार्य के लिए, जब भी खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो भूमि को खोदकर खनन किया जाता है। जब भूमि को खोदने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले भूमि पर विद्यमान वनों को या प्राकृतिक वनस्पति को वहां से हटा दिया जाता है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए आज हम बात कर रहे हैं विकास की, आज हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो उसके अंदर बड़े बांधों का विकास किया जाता है। बड़े बांधों का निर्माण विभिन्न प्रायोजनों से किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, चाहे सिंचाई कार्यों के लिए किया जाता है। जब किसी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक जल प्रवाह को रोककर बांध बनाए जाते हैं तो वो उसके पीछे का क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, उसका एक जलाशय बन जाता है और प्राकृतिक रूप से वहां मौजूद वनस्पति, जितने भी वन होते हैं, वो उस जलाशय के अंदर डूब जाते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़े स्तर पर वन विनाश देखा जाता है। इसके अलावा सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वनों को बहुत गहरी हानि होती है। वनों में लगने वाली आग से भी छोटी बड़ी सभी प्रकार की वनस्पति नष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ भारत में कुमायूं गढ़वाल मंडलों में 1995 में लगी आग से 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के फैले हुए वन नष्ट हो गए। आज विश्व में आप देखते हैं कई क्षेत्र ऐसे हैं, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया देख लें या पश्चिमी यूएसए का क्षेत्र, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र देख लें, जहां पे आप ये सुनेंगे हर साल कहीं ना कहीं वहां आग लगती रहती है और आग लगने से बहुत बड़े स्तर पे वनों का विनाश हो। असाइनमेंट, इस अध्याय से संबंधित असाइनमेंट इस प्रकार है, वन विनाश किसे कहते हैं। आपको वन विनाश की परिभाषा देनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 20 शब्दों में दे सकते हैं। हमारे पर्यावरण के लिए वन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आप 200 शब्दों में दे सकते हैं अधिकतम। वन विनाश पर एक लेख लिखिए। वन विनाश के ऊपर आपको अधिकतम 500 शब्दों के अंदर एक लेख लिखना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्द ही नए अध्याय के अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।